हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। सीजी व्यापम मंडी निरीक्षक के पेपर का जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में कंप्यूटर्स के कुछ एमसीक्यूज बताए जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आज के इस वीडियो में अब हम आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सी फ्रेंड्स, कंप्यूटर का जो सिलेबस है वह आपको मैंने बताया था कि 7 भागों में आप उसे बांट सकते हैं और उससे आप पढ़ सकते हैं। तो उसी कुछ भागों को मैं लेकर के आया हूँ और यहाँ पर आपको जो भी मैं डेटा या मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक बुक है, उस पर बेस्ड है। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है ये और इसके कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट वर्ड से बनता है जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे संगणक। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जहाँ पर आपको लिखने का है तो आप यहाँ यह वर्ड कोड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब बीजगणितीय गणनाएं कर सकता है बहुत ही उच्च गति से। इस सिंपल सा उसका डेफिनेशन हो गया। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है क्योंकि ये डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, रिट्रीव मतलब उसी की मांग पर वो दे सकता है डेटा। ठीक है, जब भी उसे डिजायर्ड हो तो वो दे सकता है। इतने सारे काम कंप्यूटर कर सकता है। तो कंप्यूटर की जो उपयोगिता है वह बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है। फिर हम चलेंगे डेटा प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है। तो डेटा को प्रोसेस करना मतलब उसको जो किसी एक ऐसे फॉर्म में लाना जो हमारे यूज़ की हो, ठीक है, हमारे अर्थ की हो। तो ऐसी एक्टिविटी को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर के द्वारा की जाएगी उसे डेटा प्रोसेसिंग कहा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक डेटा है हमारे पास, इसे क्या कहा जाता है? इसे रॉ डेटा कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमारे किसी एक फॉर्म में नहीं होता, रॉ होता है, ये कच्चे माल की तरह होता है। उसको उस डेटा को क्या किया जाता है? फिर फीड किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। उसके बाद उस डेटा को क्या किया जाता है? मैनिपुलेट करते हैं, उस पर कुछ गणनाएं करते हैं और उसको फिर आउटपुट रिजल्ट के फॉर्म में हम क्या करते हैं? उसका जो आउटपुट है वो रिजल्ट के फॉर्म में आता है और लास्ट में वो क्या बन जाता है? वो एक इंफॉर्मेशन बन जाता है, वह एक सूचना का रूप ले लेता है। और ये जो सूचना का रूप है इसे ही क्या कहेंगे? प्रोसेस्ड डेटा कहेंगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे कंप्यूटर के कुछ चरित्र पर या कंप्यूटर के कुछ विशेषताओं पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला ऑटोमेटिक है। ठीक है, आप कंप्यूटर को कोई भी कार्य दे दीजिए, कंप्यूटर आपको करके ऑटोमेटिकली दे देगा बिना किसी मानव हस्तक्षेप के। दूसरा है स्पीड, आपकी जो गणना करने की गति है वह कंप्यूटर की गति से कम होती है। कंप्यूटर जो है वह माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स और पीको सेकेंड तक में भी गणनाएं कर लेता है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपको। देन एक्यूरेसी, सटीक है इसकी जो गणनाएं हैं या इसका जो कार्य का काम है वो बहुत ज़्यादा सटीक है। ठीक है, जैसे यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा कि कंप्यूटर एरर्स कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा, गलत इनपुट डेटा से या अनरिलायबल प्रोग्राम से, ठीक है, जिस पर रिलाय नहीं कर सकते, जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे प्रोग्राम्स के कारण कंप्यूटर में क्या होते हैं? एरर, कुछ दोष पाए जाते हैं या त्रुटियां कह सकते हैं आप उसको, त्रुटि। तो कंप्यूटर की जो त्रुटियां हैं उनको क्या कहा जाता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये क्वेश्चन आपका सीजी व्यापम में पूछा था, मैंने आपको बताया भी है। वहां पर मैंने आपको कुछ फॉर जो डेफिनेशन है वो कुछ और बता दी थी, बट आप अभी इसे करेक्ट कर लेंगे। उसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी पर, वो होती है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं। ठीक है, उसे कोई कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती, एकाग्रता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह मानव मस्तिष्क की तरह काम नहीं करता। वह लगातार काम कर सकता है, कितने भी घंटे काम कर सकता है बिना किसी त्रुटि से और बिना किसी बोल सकते हैं आप मानव के जैसे थकान उसे नहीं होती। देन वर्सेटैलिटी, वर्सेटाइल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई भी काम वो कर सकता है, उसको जो मल्टी फंक्शन आप बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टी फंक्शनल डिवाइस है, नाना प्रकार के काम वो अपने
हिसाब से कर सकता है। बस उसे क्या चाहिए, उसे इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है। फिर लास्ट छठवां पॉइंट है पावर ऑफ रिमेंबरिंग, याद करने की उसकी शक्ति। तो कंप्यूटर क्या करता है, स्टोर कर सकता है, हमने देखा था, और किसी भी अमाउंट में, किसी भी संख्या में डेटा को, इंफॉर्मेशन को रिकॉल भी कर सकता है, पुनः याद कर सकता है, क्योंकि उसके पास सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, द्वितीयक संग्रहण क्षमता होती है उसके पास, तो वहां पर इसके कारण उसके पास क्या होता है, फिर से वह रिकॉल कर सकता है। ठीक है, ये एक और इसकी प्रॉपर्टी हो गई। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से मैं कहूँगा, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, नो आईक्यू। इसके पास इसकी खुद की जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस कोशेंट है, वो नहीं होता। अब इंटेलिजेंस कोशेंट क्या होता है, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं बुद्धिमत्ता। जैसे मानव मस्तिष्क सोचकर अपना जो एक बुद्धि लगा करके क्या कर सकता है, किसी भी डिसीजन को ले सकता है, ऐसे कंप्यूटर नहीं कर सकता। उसे क्या करना पड़ता है, उसे प्रोग्राम करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो कंप्यूटर यही काम नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, क्वेश्चन का फॉर्म दूसरा था, सेंस यही था। और लास्ट में हम देखेंगे इनके पास कोई भी भावनाएं नहीं होती। कंप्यूटर तो मानव मस्तिष्क की तरह भावना से विहीन होता है, ये तो सब आपको पता ही है। फिर हम चलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो इवोल्यूशन है, उसकी जो उत्पत्ति है वह कैसे हुई। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एक नाम, ब्लेज पास्कल। इनका नाम आप याद रखिए। ब्लेज पास्कल ने 1642 में क्या किया, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन निकाली, जोड़ने वाली मशीन, जो कि एक मैकेनिकल मशीन थी, वह निकाली। फिर बैरन गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लेबनिज, इनका नाम कुछ ज़्यादा ही छोटा है, इन्हें आप याद रख लीजिएगा। उन्होंने क्या निकाला, फर्स्ट कैलकुलेटर निकाला मल्टीप्लिकेशन के लिए 1671 में। ठीक, तो ये दो आपको याद रखना है, जिसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कीबोर्ड मशीन्स करके ओरिजिनेशन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब अमेरिका में 1880 में। और 1880 में ही हरमन होलरिच ने क्या किया, पंच्ड कार्ड्स का कंसेप्ट लेकर के आया, जो कि एक इनपुट मीडिया की तरह काम करने लगा था। कब तक किया वो, तो लगभग 90 सालों तक, 1970 के दशक में भी वह काम करने लगा था। तो पंच्ड कार्ड्स आपको याद रखना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पुराने जो पंचिंग मशीन्स आते थे, ठीक है, खास करके उद्योगों में यदि कर्मचारियों के अटेंडेंस वगैरह लेनी है तो ये पंच कार्ड वहाँ चलते थे। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। आगे है चार्ल्स बेबेज। मैंने आपको इनका नाम पहले ही बता चुका था, एक एमसीक्यू में पूछा गया है। तो चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने डिफरेंस इंजन नाम का एक डिज़ाइन बनाया 1822 में, और इनका जो डिज़ाइन था वो फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन था। वो 1842 में उन्होंने बनाया। इसी डिज़ाइन को और मॉडिफाई करके और बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस, मतलब जो बीजगणितीय जो फंक्शंस हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वो ये कर सकता था। उनके ही एफर्ट्स के द्वारा, उनके ही प्रयासों से बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वह जनरेट हुए। मूल सिद्धांतों को उन्होंने जनरेट किया, और डिजिटल कंप्यूटर की दुनिया में उनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ेंगे। अब कुछ अर्ली कंप्यूटर्स, प्रारंभ के कुछ कंप्यूटर्स को जान लेते हैं। क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसे आपको याद रखना है, द मार्क 1 कंप्यूटर, जो 1937 से 1944 तक दिखा गया। फिर एटनेसॉफ बेरी कंप्यूटर, ये 1939 से 42 तक चलन में रहा। फिर आता है एनिएक, 1943 से 1946, एडवैक 1946 से 52, और एडसैक 1947 से 39। नाम आप याद रख लीजिएगा, खास करके जो मैं टिक कर रहा हूँ उसे। देन मैनचेस्टर मार्क बनाया 1948 में, और यूनिवैक आता है हमारा 1 1951 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये चार खास करके इंपॉर्टेंट है, आप ये चारों को नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर के जनरेशन्स की। तो पीढ़ी का जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हुई
वह कैसे अपने इस मॉडर्न रूप को प्राप्त हुआ, यह हम जानेंगे। तो जनरेशन क्या है? तो जनरेशन इज ए स्टेप इन टेक्नोलॉजी। कैसे प्रौद्योगिकी में कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से क्या हुआ, उन्नति हुई, ठीक है। और कंप्यूटर की इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे हुआ, ठीक। इसमें हमें जो पढ़ना है वह है 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अब तक के अगर हम आज की बात करें तो हमें 5 अलग अलग पीढ़ियां पढ़नी पड़ेगी कंप्यूटर की, ठीक है। तो इसको हम टेबल वाइज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप मत करिएगा, इसको आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम जनरेशन देखेंगे और उसमें क्या टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी काम में आई और उसकी क्या विशेषता थी वह हम देखेंगे। इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, यह आपको उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1942 से 1955 तक रहा, उसमें क्या क्या बदलाव हुए और वो कैसे जनरेट हुआ। तो सबसे पहले हमको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब्स को। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स जो था इसका फंक्शनल यूनिट था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी इसमें काम आई, ठीक है। पंच्ड कार्ड्स आप यूज कर सकते थे, सेकेंडरी स्टोरेज भी ये देता था। तो यदि क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया, आपका आंसर आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। अब सॉफ्टवेयर की कुछ बात कर ले। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सबसे अच्छा डेफिनेशन है जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, कंप्यूटर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें आप टच कर सकते हैं उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप हार्डवेयर कहते हैं। और जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते उसे आप क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो सॉफ्टवेयर्स में मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस यहाँ डेवलप हो चुके थे। दूसरा, स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट आ चुका था, मतलब प्रोग्राम्स को स्टोर कराने का भी कंसेप्ट आ चुका था और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इसे इस्तेमाल उस समय किया जाता था, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रमुख विशेषता थी या इसकी जो कमियां थी वह भी यहाँ झलकेंगी। सबसे पहला है बल्कि इन साइज, यह आकार में बहुत बड़ा था, ठीक है। फिर हाईली अनरिलायबल, यह विश्वसनीय नहीं था। तीसरा, लिमिटेड कमर्शियल यूज एंड कॉस्टली, अधिक दाम होने के कारण इसका जो इस्तेमाल था वह बहुत ही सीमित था और व्यावसायिक उपयोग में इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और डिफ़िकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन जो था, उत्पादन जो था, व्यावसायिक उत्पादन इसमें बहुत ही कठिन था और इसे उपयोग करना भी काफ़ी कठिन था। इसीलिए इसमें क्या हुए, इसमें बदलाव एक्सपेक्टेड थे और 1955 में वो बदलाव आपको दिखेगा। तो फर्स्ट जनरेशन में एनिएक, एडवैक, एडसेक, यूनिवैक और IBM का 701, ये सारे के सारे आपको फर्स्ट जनरेशन में दिखेंगे। देन हम चलेंगे सेकंड जनरेशन। 1955 में इस पर काम किया गया और 1964 में फिर तक ये क्या होगा, चलेगा। तो इसमें जो यूज़ करने वाला जो फंक्शनल यूनिट बना वह बना ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स जो होते थे वह ट्रायोड टाइप से बोल सकते थे, 3 टर्मिनल डिवाइस होते थे, ठीक है, जिसका 3 पैर हो या 3 टर्मिनल्स हो। और ट्रांजिस्टर्स जो थे इस सेकंड जनरेशन के बेसिक यूनिट कहलाते थे। इसमें अलावा हार्डवेयर में और कौन कौन सा था, तो मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल किया गया, मेमोरी का, मैग्नेटिक टेप्स का, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है, एंड डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, द्वितीयक स्टोरेज, ठीक है, इसमें डिस्क का इस्तेमाल किया गया। फिर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुके थे, यहाँ मशीन और असेंबली लेवल था। जब हम लैंग्वेज और मेमोरीज पढ़ेंगे तो इनका डिटेल में देखेंगे, बस आप यहाँ याद रख लीजिए क्या क्या कहा जा रहा है जनरेशन्स में। साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। अब इसकी तुलना में इनमें क्या क्या बदलाव आए, तो यह फास्ट हो गया था, स्मॉल हो गया था और रिलायबल भी, विश्वसनीय भी हो गया था। इसे बहुत आसान था प्रोग्राम करना, ठीक है, जो कि पहले इसके फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा कठिन था। कमर्शियल प्रोडक्शन हालांकि अभी भी क्या था, कठिन था और बहुत ज़्यादा कीमती था। तो इसमें जो कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे वह थे हनीवेल 400, IBM, CDC एंड यूनिवैक लार्क। ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको दिखेगा। अब हम चलेंगे तीसरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ओर, जो कि 1964 में शुरुआत होती है और 1975 तक आपको दिखेगा। इसमें ICs का इस्तेमाल किया गया। IC क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट।
अलग अलग सर्किट्स को एक बहुत ही छोटे जगह पर बना करके उसे क्या कर लेना, उसे एक चिप के फॉर्म में लगा लेना, यही आईसी कहलाता है। तो आईसी क्या होता है? आईसी बहुत ही ज़्यादा सर्किट के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बहुत छोटे से जगह पर बना करके जो आकार है उसे बहुत कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। तो आईसी का टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ की गई। अब बड़े मैग्नेटिक कोर मेमोरी यहाँ आ गई थी, लार्ज कैपेसिटी हो गया था डिस्क का और मैग्नेटिक टेप्स का स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज भी बढ़ गया था। मिनी कंप्यूटर्स का जनरेशन आप यहाँ देखेंगे और कंप्यूटर फैमिली का अपवर्ड जो था, मतलब उसका उत्थान जो था वो यहाँ से आपको दिखता है। सॉफ्टवेयर्स की बात कर लें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग, उच्च लेवल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उसका स्टैंडर्डाइजेशन चालू हो गया था, और अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को अब अलग किया जाना चालू कर दिया गया। फिर ये क्या थे? और फास्ट थे, और छोटे थे, और उतने ज़्यादा विश्वसनीय भी थे, ईजी और सस्ते थे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और व्यावसायिक प्रोडक्शन के लिए आसान थे उपयोग में, और आसान था इनको अपग्रेड करना। ठीक ऐसे ही जैसे इनका जो इस्तेमाल था वह बढ़ने लगा, साइंटिफिक, कमर्शियल और इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ आपको दिखेंगे। IBM, PDP, PDP एंड CDC, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट जनरेशन के आप याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम चलेंगे जनरेशन नंबर 4 और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में 1975 से 1989, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आईसीज, लेकिन यहाँ VLSI टेक्नोलॉजी आ गई है। वहाँ क्या था? MSI था, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन था, यहाँ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और अब ये जमाना आ गया था माइक्रो प्रोसेसर्स का। तो म्यूपी, माइक्रो प्रोसेसर्स को म्यूपी भी कहा जाता है, तो म्यूपी के ज़माने में आप आ गए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में हार्ड डिस्क होते थे और बिल्ट इन स्टोरेज भी होता था उनमें। मैग्नेटिक टेप्स और फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया गया एज ए पोर्टेबल मीडिया, मतलब आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते थे। पर्सनल कंप्यूटर का डेवलपमेंट आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहाँ पर दिखेगा? फोर्थ जनरेशन में ही दिखेगा। और सुपर कंप्यूटर का भी उदय यहाँ से दिखता है, जो कि पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग, सिमेट्रिकल मल्टीपल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड थे, और स्पीड जो थी वो हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क की बढ़ने लगी थी। सॉफ्टवेयर्स की बात कर ले तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स विथ GUI, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इनका इस्तेमाल होता था, मल्टीपल विंडोज आते थे सिंगल टर्मिनल स्क्रीन पर, आप अभी एक ही स्क्रीन पर 3-4 विंडोज खोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा पहले के जनरेशन में पॉसिबल नहीं था। मल्टी प्रोसेसिंग, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते थे। देन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन भी आता है। यूनिक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर नेटवर्क बेस्ड और सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस यहाँ पर उसके बनते हैं। अब इनकी विशेषताएं हैं, ये बहुत छोटे थे, अफोर्डेबल थे, सबके लिए मतलब कीमती नहीं थे, विश्वसनीय थे और इजी टू यूज़ पर्सनल कंप्यूटर्स थे। आप इन्हें अपने घरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता था और अपने टेबल ऊपर भी आप रखकर इन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। इसमें और ज़्यादा पावरफुल और रिलायबल आया, मेन फ्रेम सिस्टम्स आए और सुपर कंप्यूटर्स आए, ठीक है। जनरल पर्पस मशीन यहाँ से इवॉल्व होता हुआ दिखेगा, जिसे आप घरेलू उपयोग में भी ला सकते हैं। इन्हें अपग्रेड करना आसान हो गया था और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनमें पॉसिबल हो गया था, ठीक है। और अब चलेंगे हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारा लास्ट जनरेशन है और अभी हम इसी जनरेशन में चल रहे हैं, जो कि 1989 से वर्तमान में आपको दिखता है। तो आईसीज तो थे वहाँ पर, अब ULSI का ज़माना आ चुका है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स जो बने थे उसमें पहले आपने MSI देखा, फिर आपने देखा VLSI और अब आप देख रहे हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि और भी ज़्यादा बड़े अमाउंट में किया जाता है। मतलब और भी नंबर ऑफ सर्किट्स अब इस आईसी में घुसा दिए गए, एक साथ लगा दिए गए, आप ऐसा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। लार्जर कैपेसिटी होती है मेन मेमोरी की, हार्ड डिस्क विद रेट सपोर्ट होता है, ठीक है।
ऑप्टिकल डिस्क आ गए जो कि पोर्टेबल हैं होते हैं, नोटबुक्स आ गए आपका, ठीक है, पावरफुल डेस्कटॉप्स आ गए, पीसीज आ गए और वर्क स्टेशंस भी आ गया। अब क्लस्टर कंप्यूटिंग का ज़माना है और क्लाउड कंप्यूटिंग भी यहाँ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ये शब्द आप बार बार सुनेंगे। सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए तो माइक्रो कर्नल बेस्ड, मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज आ गई, एमपीआई और पीवीएम, जावा लैंग्वेज आपको दिखेगा, देन वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया, इंटरनेट एप्लीकेशंस, मोर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, और जटिल कंप्यूटर्स की जो एप्लीकेशन है, उपयोग है, वहाँ पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टेबल होते हैं ये, पावरफुल होते हैं और चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, ये विश्वसनीय है और इजी टू यूज़ डेस्कटॉप मशीन्स हैं, ठीक है। फिर इनका जो एक और इम्पॉर्टेंट है कि इनमें जो रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है इसमें पॉसिबल है, मतलब सॉफ्टवेयर का जो अपग्रेडेशन है उसमें नए नए बदलाव हैं वो और भी त्वरित यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। और इसमें तो बहुत सारा आ गया आपका, ठीक है। इसमें परम 10,000 जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम 10,000, परम सीरीज के सारे सुपर कंप्यूटर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें से सबसे पहले जनरेशन में आपने देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स वहाँ इस्तेमाल हुए थे, इस तरह से दिखते थे वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरे जनरेशन में आपने देखा ट्रांजिस्टर्स को, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ, मैंने आपको बताया था 3 टर्मिनल ये डिवाइस होता है। और उसके बाद आया इंटीग्रेटेड चिप आईसी सर्किट्स जिसे कहते हैं, इसमें पहले आपको एमएसआई दिखेगा 3rd जनरेशन में, 4th जनरेशन में आपको वीएलएसआई दिखेगा और फाइनल 5th जनरेशन में आपको यूएलएसआई दिखेगा। तो इस तरह से आपके जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में आपको इतना जानना है, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और बस इतना आपको पढ़ लेना है। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे लिखे हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी ज़रूर आप कमेंट करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और कंप्यूटर के टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।